Good morning, students. My name is Satyaveer Singh, and I will teach you chemistry. Okay, in chemistry, we are discussing some important topics of the surface chemistry, but now we will discuss about catalysis. Okay, बच्चों, catalysis क्या होता है? और catalysis is very one of important topics of this chapter. So stay tuned with me. I will teach you clearly. Okay, there will be no any doubt in your mind, right? So without getting further, we should do. Sorry, the marker is. So now, catalysis, उत्प्रेरक। सबसे पहली बात तो बता दूं मैं, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण क्या होता है। ये होता उत्प्रेरक, ये होता उत्प्रेरण। उत्प्रेरक क्या होता है? इंग्लिश में कैटलाइस्ट होता है, कैटलाइस्ट। दिस इज कैटलाइसिस, कैटेलाइसिस। ओके बच्चों, सो उत्प्रेरक कैटलाइस्ट, उत्प्रेरण कैटलाइसिस, राइट। अब इसके बारे में पढ़ना कि यार ये होते क्या है स्पेशली, ठीक है। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ मतलब काफी बार आपको, लेकिन मैं आपको इनके एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है। आपको तो आपको इनका पता लग जाएगा कि होते क्या है, और इनमें से एक आध क्वेश्चन जरूर आता है 2 नंबर का, ठीक है। तो अब इस बात को ध्यान दीजिए। तो इसका पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, मैं लिख देता हूं, वे पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को, दर होती रेट को घटा या बढ़ा देते हैं, घटा या बढ़ा देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देता है, तो यहां कर दो बे रासायनिक पदार्थ, क्योंकि ये मैं प्लूरल में बता रहा हूं। ओके, ये सिंगुलर में हो जाता ना तो गलत हो जाता। बे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? वह वे उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। यह उत्प्रेरक क्रिया, एक उत्प्रेरण क्रिया कहलाती है, उत्प्रेरण क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं, ठीक है। घटाने के लिए माइनस लगा लो, बढ़ाने के लिए प्लस कर लो। घटा या बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, वे उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। यह उत्प्रेरक की क्रिया एक उत्प्रेरण कहलाती है। तो आपने अगर ये उत्प्रेरक की परिभाषा बता दी, तो उसके बाद में आप ये बताओ कि यह क्रिया उत्प्रेरक की, यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरण बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो कोई भी प्रकार का उत्प्रेरक होगा तो हम कह देंगे कि यह क्रिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, उत्प्रेरक की क्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। अगर किसी
किसी इक्वेशन में अगर क्या हो रहा है, उत्प्रेरक है, तो वो जो घटना है वो क्या कहलाती है, उत्प्रेरण। चलो मान लेते हैं, मैं अपने रियल एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी में क्या है, एंजाइम है। क्या है, एंजाइम। हाँ, देखो एक बात समझ लो आप लोग कि अगर ये रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटाने या बढ़ाने का कार्य जो कर रहे हैं, जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें घटाने या बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं वो उत्प्रेरक कर रहे हैं। ठीक बात है, कैटलाइज्ड कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो घटना कहलाती है ये कहलाती है। ठीक है, और जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें घटाने बढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन। तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम। एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स। हमारे बॉडी में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स का कार्य क्या होता है, एंजाइम का कार्य भी यही होता है बच्चों। एंजाइम्स का कार्य भी यही होता है कि हमारे जो ये तो रासायनिक अभिक्रिया है, और जो हमारे अंदर क्या होंगी, हमें जीव है ना, जीव तो है, बायो में आते हैं ना हम। तो बायो का मतलब क्या होता है, जीव ज्ञान। तो जो जीवों में सॉरी, जीवों के जो अंदर उनकी क्रिया है, उनको घटाने बढ़ाने का कार्य जो करते हैं वो करते हैं एंजाइम। तो एंजाइम किससे संबंधित होते हैं, जीव विज्ञान से। ठीक है, तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, जैव रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है, जो शरीर से संबंधित है, उनको घटाने या बढ़ाने का कार्य कौन कर रहे हैं, एंजाइम्स कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम खाना अगर खाते हैं एक बार, और अगर हमारे पेट में एंजाइम ना हो, तो हमारा खाना, एक बार का खाना खाया हुआ, एक बार का, वो 50 साल में पचेगा जाके, 50 वर्ष में। अगर हमारे पेट में एंजाइम ना हो, खाना ऐसे रखा रहेगा, नहीं पचेगा, आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कौन कार्य करते हैं, उत्प्रेरक के जैसे एंजाइम। तो उन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक। और ये पूरी घटना क्या कहलाती है हमारे शरीर में, एंजाइम उत्प्रेरण। ठीक है, अब मैं इसके एग्जाम्पल भी आता हूं। मैंने बता दिया आपको कि हमारी बॉडी में कौन उत्प्रेरक होते हैं। तो हमारी बॉडी में कौन उत्प्रेरक होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। लेकिन एक बात सुनो, कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हमारी हालत खराब हो जाती है तो हम कुछ दूसरे पदार्थ लेते हैं। तो वे हमारे लिए क्या है वे हमारे लिए एक उत्प्रेरक के जैसे कार्य कर रहे हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि हम हाइपर कर देते हैं। जैसे कोई वाइन पी लेता है, वो ज्यादा हाइपर हो जाता है, तो उसकी जो रेट है, बॉडी की रेट है, जो बॉडी की एक रिएक्शन हो रही है, वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो उस वाले बहुत प्रेरक है। कुछ ऐसे पदार्थ लेते हैं जो सो जाते हैं, जैसे नशा होता है, वो लौट जाता है। तो ये सब क्या, ये सब कैटलाइस्ट में आते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है उसे हम कैटलाइसिस कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। क्लियर? तो और देखो, खुद ये अपरिवर्तित रहते हैं। तो मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दूंगा कैसे। तो ये बात पता लगी होगी आपको कि कोई पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाता है या बढ़ाता है, स्पीड को, उसकी दर का मतलब होता है स्पीड, यानी कि पूरी होने की दर। ठीक है, तो अब इनके कुछ एग्जाम्पल देते हैं। और जो उत्प्रेरक होते हैं, ये इनके कुछ प्रकार होते हैं, प्रकार। ठीक है बच्चों, तो प्रकार क्या होते हैं? तो मैं रासायनिक प्रकृति का धारा बता रहा हूं पहले आपको। अकॉर्डिंग टू केमिकल स्टेट, मतलब जो रासायनिक प्रकृति है, रसायन के द्वारा बता रहा हूं। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये स्पेशली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 तो होता है, ये जो उत्प्रेरक होते हैं प्रकार, इसके जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उनके बारे में एक एक को पढ़ेंगे। नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 होता है धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरण। एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, मैं निगेटिव कर दूं, निगेटिव उत्प्रेरक। और एक होता है आपका स्वयं उत्प्रेरक, और एक होता है प्रेरित उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक। तो ध्यान रखना, आपको जो बता रहा हूं मैं, ये जो उत्प्रेरक के प्रकार बता रहा हूं,
वो रासायनिक प्रकृति का आधार बता रहा हूं आपको। किसके हिसाब से? रासायनिक। हमारे पास कितनी प्रकृति होती है? हमारे पास दो प्रकृति होती है। एक तो होती है फिजिकल भौतिक प्रकृति, और एक क्या होती है? रासायनिक प्रकृति होती है। 1 सेकेंड। ओके, तो हमारे पास दो प्रकृति होती है बच्चों, एक रासायनिक प्रकृति और एक भौतिक प्रकृति। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं भौतिक प्रकृति के बारे में बताने जा रहा हूं आपको, सॉरी रासायनिक प्रकृति में। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं वो कितने भागों में बांटे गए हैं? स्पेशली 4 भागों में बांटे गए हैं। धनात्मक कैटालिसिस, पॉजिटिव, और ये निगेटिव, और एक क्या होते हैं? स्वयं सेल्फ, और एक क्या होते हैं? अप्रेरित। तो इन्हें कहते हैं हम इंडक्टिव कैटालिसिस, राइट। अब देखो सबसे पहले क्या है? धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक कहलाते हैं, ऐसे बोलो सिंपल से, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। मैंने पहले क्या कहा था आपको कि घटाते हैं या बढ़ाते हैं, लेकिन वहां पे दोनों बात आ गई थी। तो अब उसको सेपरेट कर लो। जो बढ़ाते हैं उनको तो हम कहते हैं क्या? तो उनको तो हम कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और जो घटाते हैं उन्हें कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, तो मैंने उसी डेफिनेशन से अलग अलग कर लिए। तो जो बे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। और ये जो घटना कहलाती है, ये धनात्मक उत्प्रेरक की घटना ये कहलाती है धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। पहले इसकी बातें बता रहा हूं बच्चों पहले, ठीक है, फिर इसकी बात बताऊंगा दूसरे की, फिर इसकी बताऊंगा, फिर इसकी बताऊंगा। तो आप कभी इनको सबको ना समझ लो, पहले इसको बता रहा हूं इसका एग्जाम्पल। तो जो इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे कि अमोनिया से N2+, ये 3H2, और क्या बन रहा है यहाँ पे? ये तुमने पढ़ा होगा हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण पढ़ते हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो ये 2NH3, चूंकि नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और ये भी गैस ही है। तो आप यहाँ चाहो तो तीर का निशान लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये उड़ जाती हैं। क्लियर? तो अगर नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन के 1:3 से, यानी कि कितना अनुपात है इसका? यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे कितना? 3 है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण से क्या बन रही है? अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो अभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण से इतना आसान नहीं होता है इसे अमोनिया को बनाना। तो फिर क्या करें? तो इतना आसान नहीं होता, मतलब कि ये स्पीड बहुत का क्या होती है? स्लो होती है। और जब ये स्पीड बहुत स्लो होती है तो इसको बढ़ाना है, क्योंकि हमें तो काम जल्दी करना है। ठीक है, तो वैसे ही हाँ ठीक है, क्योंकि हमें तो काम जल्दी करना है। तो एक काम करो, यहां पर रख दो Fe बच्चों। और इस Fe का मतलब पता क्या है? ये जो Fe है ये क्या है? लोहा। तो जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, एक बीकर ले लो ऐसे आप। तो ये क्या है? इसमें नाइट्रोजन है, और चूंकि क्या है? प्लस हाइड्रोजन है। लेकिन जैसे इसमें क्या मिला है इस बीकर में ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण में क्या मिला है ना? ये Fe। आयरन की रोड मिला दी। आयरन की रोड मिलाने से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इससे टकराएंगे और फटाफट रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन एकदम हो जाएगी। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे अणु होंगे, वो रिएक्शन कर लेंगे इस आयरन से, और एकदम से ये रिएक्शन होने लगेगी। तो ये क्या है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, देखो यहां मैं लिख देता हूं, चलो यहां लिख देता हूं इधर की तरफ साइड में, या ये तीर का निशान थोड़ा छोटा कर लेता हूं बच्चों। ठीक है, और यहां लिख देता हूं Fe, और इसे ऐसे बड़े ब्रैकेट बंद करके लिखो। Fe को मिलाया साथ में, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणु Fe के अणुओं से रिएक्शन करके, यानी कि एक बर्तन तो, अरे जहां आप रिएक्शन कर रहे हो वो एक बीकर तो होगा ना, एक बेशल तो होगा ना। बेशल क्या होता है बच्चों? एक बर्तन होता है, ठीक है, बेशल।
तो एक बर्तन होता है, उस बर्तन में क्या होता है, हमने रख दिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और जब ये नहीं था Fe आयरन तो रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होती। लेकिन जैसे मैंने ये Fe रख दिया इसमें, तो क्या हुआ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अणु इसकी सतह से चिपकने लगे। तो कोई जब किसी की सतह से चिपकता है तो ये क्या होता है, अधिशोषक, और ये क्या होता है, सॉरी, ये क्या होता है, अधिशोषीय, और ये क्या होता है, अधिशोषक, और ये पूरा बैठने बिठाने प्रोसेस क्या कहलाता है, अधिशोषण। ठीक है, तो ये अधिशोषण वगैरह होता है यहाँ पे, और यहां से क्या बन जाता है, ये अमोनिया गैस पहले ही बन रही थी, लेकिन वो स्लो रेट से बन रही थी, स्पीड कम थी बनने की, जल्दी नहीं बननी थी, अधिक मात्रा फटाफट नहीं बननी थी, लेकिन अब इसकी मात्रा ज्यादा बन रही है। ठीक है, तो आपको पता लग गया, चलो इसके एग्जाम्पल पता लग गया आपको कि, और हाँ Fe है, ये भाई साहब Fe बाद में ऐसे निकल जाते हैं, मैंने कहा ना अपरिवर्तित रहता है, ये Fe ऐसी कैसी बाहर निकल जाता है, यानी कि जो उत्प्रेरक है ये वैसे के वैसे निकल रहा है। और ये कौन सा उत्प्रेरक है, ये धनात्मक उत्प्रेरक है। इसको आप अगर यहां ना लिख पा रहे हो तो इसको लिखने के दो मेथड होते हैं, या तो इसे हैरो के ऊपर लिख दो, मतलब कि हैरो के ऊपर लिख दो, तो यहां लिखने की और यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो किताब में ऐसे लिखा हुआ है, आप समझ जाइए। तो मैंने बता दिया आपको। इसका मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको, दूसरा एग्जाम्पल इसी का धनात्मक उत्प्रेरक का। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल 2। ठीक है, देखो 2KClO3 एरो 2KCl प्लस 3O2। तो क्या, पोटेशियम क्लोरेट, नेम जरूर याद होना चाहिए आपको। पोटेशियम क्लोरेट से क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड, और देन ऑक्सीजन गैस निकल रही है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे आप ध्यान दो, बैलेंस मॉलिक्यूल्स तो बैलेंस होंगे, अणु जिन्हें कहते हैं। ठीक है, सब कुछ बैलेंस होगा। अब ये पोटेशियम क्लोराइड से इसका हम अपघटन कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो ये KCl और 3O2 बड़ी कम स्लो स्पीड से बन रहा है। ठीक है, बन रहा है, तो अब क्या करें, इसकी रेट तो बढ़ानी है। तो जो MnO2, Mn क्या होता है, मैग्नीज, O2 क्या हो गया, ऑक्साइड, और दो लग रहे तो क्या हो गया, O2, तो मैग्नीज डाई ऑक्साइड, क्योंकि Mn क्या होता है मैग्नीज, O क्या होता है ऑक्सीजन, दो लग रहे तो क्या हो गया, डाई ऑक्सीजन, तो मैग्नीज डाई ऑक्साइड नाम है इसका, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहोगे तो ऊपर लिख दो, या फिर इसके साथ यहां जोड़ दो, MnO2 ऐसे बना दो, तीर का निशान, और ये MnO2 इसके साथ रिएक्शन करके अब फटाफट क्या बनाने लगेगा, बनेगा सेम चीज, लेकिन थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, और बाद में ये ऐसी क्या ऐसी MnO2 निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्या, यहाँ पे क्या है, मैग्नीज डाई ऑक्साइड इस अभिक्रिया के लिए क्या है, एक धनात्मक उत्प्रेरक है, और ये पूरा प्रोसेस क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक का, इसे कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, चलो इसकी मैंने दो एग्जाम्पल बता दिए, कौन कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो कोई अगर रिएक्शन स्लो होती है तो उसको बढ़ाने के लिए काम करना है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ये पहला फिनिश हो गया। अब किसका नंबर आता है, अब आता है ऋणात्मक उत्प्रेरक का। हाँ, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक का है, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, बेसिकली बेरासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, उन्हें कहते हैं हम ऋणात्मक उत्प्रेरक, और ये पूरी घटना घटाने की कहलाती है ऋणात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, आपको तो बता रखा मैंने, ये घटना करके बताना बस, उससे उत्प्रेरण को तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, सिंपल सी बात है, जो उसकी दर कम कर रहा है, अभिक्रिया तेज हो रही थी लेकिन उसे कम कर रहा है, अब की बार में कम कर रहा है। पहली बार में क्या होता, रिएक्शन स्लो रेट से होती, तो उसे बढ़ाने का काम कर रहे थे, धनात्मक बोला था हमने उत्प्रेरक। ठीक है, और यहाँ पे क्या, कोई रिएक्शन फास्ट हो रही है लेकिन हम उसे स्लो करना चाह रहे हैं जानबूझ के, यानी कि धनात्मक उत्प्रेरक जो ऋणात्मक उत्प्रेरक का जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई रिएक्शन जैसे कि N2, पहला एग्जांपल मैं देता हूं बच्चों को, ये N2 प्लस 3H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्वारा क्या निर्माण होता है, बड़ी ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। क्या निर्माण होता है, अमोनिया जानते हो ना, सड़े गड़े स्थानों पर पाई जाती है जहां पे गंदगी होती है, डर्टीनेस होती है। ठीक है, लाइक टॉयलेट और लाइक जहां पे पशु होते हैं। ठीक है,
जहाँ पशु बनते हैं, और क्या होता है जहाँ पे घास सड़ती है, जहाँ पे जानवर मरते हैं, तो वहां पे अमोनिया गैस पाई जाती है। अगर इसे ज्यादा सूंघ लिया जाए तो मर भी जाता है आदमी, ठीक है, बेहोशी हो जाती है। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्वारा क्या हो रहा है, अभी क्रिया तेज हो रही है किसी वजह से। अब क्या हो रहा है देखो, सुनो एक मिनट। अगर मैं काम करूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे पीटी रख दूं, क्या रख दूं यहाँ पे, पीटी, पीटी, तो ये रिएक्शन क्या होगी, पहले क्या रखा था अपने एफ ई रख कर क्या हुआ था, रिएक्शन की रेट जो होती इंक्रीज हुई थी। लेकिन यहाँ पे जितनी भी इसकी स्पीड है, अब तुम सोच रहे होंगे इसकी स्पीड तो पहले से कम थी, हाँ तो थी ना, अब और कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पीटी। मैंने आपको बताया था कि आप जो कोई भी उत्प्रेरक या तो यहाँ प्लस करो ऐड, और यहाँ भी करो, या फिर ऊपर सीधे लिख दो, समझ जाओ कि यहाँ भी और यहाँ भी, क्लियर। अब देखो पीटी है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। आपके लिख दो यहाँ पे पीटी, पीटी क्या होती है, प्लेटिनम। और प्लेटिनम बच्चों सोने से महंगी होती है, ठीक है, और ये आकर्षक होती है, अट्रैक्टिव होती है। तो प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम यहाँ पे एक मतलब कि ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। कैसे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बनना है, अमोनिया गैस बन रही है। लेकिन जब मैंने इसको रखा प्लेटिनम को, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया गैस के निर्माण में कमी हुई, और वो कमी किसके द्वारा हुई, प्लेटिनम के द्वारा हुई, क्योंकि इस प्लेटिनम ने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्वारा अमोनिया के निर्माण में कमी कर दी, बस। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, और एक घटना कहलाती है ऋणात्मक उत्प्रेरण, क्लियर, ठीक। आपको पता लग गया वो इस बात का भी, है ना। अब इसके बाद में आते हैं, ये स्वयं उत्प्रेरक क्या होता है, तीसरा टाइप। तो स्वयं उत्प्रेरक क्या होता है, कोई रिएक्शन होती ना, कोई रिएक्शन होती है बच्चों, तो उसमें कोई बाहर का उत्प्रेरक नहीं आता, बाह्य उत्प्रेरक कार्य नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे क्या करा मैंने, एक बार में Fe लिया, एक बार में मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया, या तो घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए। बढ़ाने के लिए लेते हैं तो वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है, और घटाने के लिए लेते हैं तो उसे मतलब कि ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। बट अब मैं स्वयं उत्प्रेरक की बात कर रहा हूं, जैसे कि सेल्फ कैटालाइसिस। तो सेल्फ कैटालाइसिस क्या होते हैं, जैसे कि मैं हूं, मेरे अंदर जो रिएक्शन हो रही है, चलो ठीक है, लेकिन अगर मैंने खुद ही बढ़ा दूं अपना आप, तो मैं सेल्फ वो हो गया, सेल्फ उत्प्रेरक, मतलब सेल्फ कैटालाइसिस हो गया। लाइक अगर मैं बिना दवाई खाए हुए अगर अपना आप को कर लेता हूं सही, और अपनी पावर इंक्रीज कर लेता हूं, तो मैं सेल्फ मतलब बिना एक्स्ट्रा मेडिसिन लिए हुए और मैं ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, तो बिना दवाई खाए में अगर ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या, मैंने सेल्फ रिकवर कर लिया अपना आपको, ठीक है, तो इस सेल्फ हुआ। तो वैसे यहाँ क्या होता है कि ये सेल्फ होते हैं, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो क्रियाकारक होता है, क्रियाकारक मतलब उत्प्रेरक का दूसरा नाम है क्रियाकारक। तो जैसे कि अगर कोई ये रिएक्शन लिख रहा हो बच्चों में, CH3 COO C2H5 प्लस H2 एरो, क्या बन रहा है देखो इसमें, मैंने बताया था आपको क्या बनेगा इसमें। अगर मैं H2 को अगर ऐसे लिखूं इसे HOH, तो क्या बनेगा, CH3 इतने के साथ क्या लग जाएगा, ये वाला H लग जाएगा, क्या बनेगा CH3 COOH प्लस, और जो बचा C2H5 वाला इतना भाग, इसके साथ क्या लग जाएगा, ये OH लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, C2H5OH। तो यानी कि इसका नेम क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि इतने का नेम होता है एसीटेट, लेकिन अगर इसके साथ ये लग गया तो ये क्या होता है, एथिल, तो इसका नाम हो गया एथिल एसीटेट। अगर यहाँ लगा दे सोडियम एसीटेट, यहाँ लगा दे पोटेशियम एसीटेट, तो ऐसे, तो इसका नेम क्या है, एथिल एसीटेट की अभिक्रिया किससे करा रहा है, वाटर। मैंने एक बात और बताई थी कि जब जल से अभिक्रिया होती है तो उसे कहते हैं जल अपघटन। तो किसका जल अपघटन हो रहा, जिसके साथ इसकी रिएक्शन हो रही, और किसके साथ हो रही है, एथिल एसीटेट के साथ हो रही है, एथिल एसीटेट के साथ हो रही है, तो बस ये बन रहा है, क्या नाम है इसका, ये विनेगर है, विनेगर, सिरका है, सिरका, और ये क्या है, ये वाइन है, एल्कोहल, ठीक है, वाइन। तो पता लग गया आपको। तो इस अभिक्रिया में जो ये है, ये स्वयं अपनी स्पीड बढ़ाता है, स्वयं ये अपनी स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ना बच्चों, तो ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं स्वयं उत्प्रेरक।
तो लिखना है यहाँ पे कि इस अभिक्रिया में एथिल एसीटेट ही स्वयं अपनी रिएक्शन को बढ़ाता है, स्वयं बढ़ा रहा है, इसके लिए कोई भी बाहर का उत्प्रेरक कार्य नहीं कर रहा है। क्लियर? तो ये स्वयं उत्प्रेरक आ गया। और जैसे कि ये वाला, जैसे कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन करने पर विनेगर और वाइन बन जाती है। बस ये हो गया सब कुछ, है ना? ठीक है। हाँ, अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है वाला, कौन सा? प्रेरित उत्प्रेरक। तो प्रेरित उत्प्रेरक में क्या होता है? प्रेरित कौन करता है? हमें कोई दूसरा करता है। तो प्रेरित उत्प्रेरक में होते हैं जब एक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती तो वो दूसरे रिएक्शन के अभिकारक से हेल्प लेती है। यानी कि जब कोई अभिक्रिया पूरी नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है, तो वो किसी दूसरी अभिक्रिया के उत्प्रेरक का साथ लेती है, उसकी सहायता लेती है। जैसे कि मान लीजिए कैसे लेती है? Na2SO3 प्लस हाफ O2 और एरो क्या बनता है? Na2SO4 बनता है। अगर मैं ये लेता हूं Na3SO3 प्लस हाफ O2, यहां का बनता? कुछ नहीं बनता, इम्पॉसिबल। क्या बनता है? ये इम्पॉसिबल है। तो सोडियम सल्फाइड से क्या बनता है? सोडियम सल्फेट बनता है। ये सल्फाइड होता है, सोडियम सल्फाइड, और ये SO4 होने का सल्फेट है। तो ये रिएक्शन तो हो रही है और ये रिएक्शन नहीं हो रही है। तीर ये लग रहा है मैंने क्रॉस का निशान। तो हम पढ़ रहे क्या? प्रेरित उत्प्रेरक। तो प्रेरित उत्प्रेरक में ऐसा होता है कि कोई एक रिएक्शन तो होती है, ऐसा समझो बस, कि जब कोई अभिक्रिया पूरी नहीं होती है तो उस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए किसी दूसरे अभिक्रिया के उत्प्रेरक का साथ लेते हैं। मतलब किसी दूसरी अभिक्रिया के अभिकारक का साथ लेते हैं, हेल्प लेते हैं। जैसे कि ये नहीं हो रही है, इसे ऐसे लिख दो, Na3SO3 प्लस हाफ O2 प्लस, अब ये ले लो इसके साथ Na2 और SO3 और तीर का निशान लगाओ और बस। अब ये कैटालिसिस बनाना स्टार्ट कर देगा। क्या बनेगा यहाँ पे? Na2ASO4 और प्लस Na2SO4, ये बन जाएगा बच्चों। ठीक है, बस हो तो गया वैसे आराम से। तो ये रिएक्शन जो पहले पूरी नहीं होती है वाली, ये इससे और इससे नहीं बन रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरे अभिक्रिया के उत्प्रेरक, वो दूसरी अभिक्रिया के अभिकारक को ले लिया, जैसे ये ले लिया मैंने, तो ये अभिक्रिया हो गई। तो ये क्या है? ऐसे उत्प्रेरक को हम कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, ध्यान रखना। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। जब कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो उस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए किसी दूसरी अभिक्रिया के अभिकारक की आवश्यकता पड़ती है, और वही अभिकारक उस अभिक्रिया के लिए प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रेरित का मतलब क्या होता है? जो मैं प्रेरित करता हूं, कुछ काम करने के लिए प्रेरित करता हूं कि ये कर ले ऐसे हो जाएगा, ये कर ले वैसे हो जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से वो हो गया प्रेरणा देने वाला। राइट, अब चलो इनके बारे में पढ़ लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।